स्वागत है एक बार फिर सीएनबीसी आवाज की खास पहल फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया का। ये पड़ाव है सूरत में। डायमंड कैपिटल के नाम से आप इस शहर को जानते हैं बखूबी, साथ ही साथ टेक्सटाइल के लिए भी ये शहर बहुत मशहूर है। लेकिन कई और चीजें हैं जो सूरत शहर में हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एक सिटी मेयर्स रिपोर्ट निकली थी कुछ साल पहले और उसमें यह बताया गया कि सूरत दुनिया का चौथा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। तो जाहिर तौर पर इस शहर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और यही सीएनबीसी आवाज को भी लगता है कि यहां पर ग्रोथ के मौके बहुत हैं और आगे बढ़ने के क्या और रास्ते हो सकते हैं, डेवलपमेंट क्या करने की जरूरत है, कौन सी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस हैं जिनको क्रॉस करके सूरत एक फ्यूचर सिटी बन सकता है। एक हमारे साथ एक एस्टीम्ड गेस्ट का बहुत बड़ा पैनल है और उनसे हम समझेंगे अगले 1 घंटे में कि क्या क्या हो सकता है सूरत को फ्यूचर सिटी बनाने के लिए। मेरे सबसे दाईं ओर बैठे हैं श्री CR पाटिल जी जो नवसारी के सांसद हैं। उसके साथ ही हमारे साथ वी नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर दक्षेश ठक्कर जी भी हैं और साथ ही सूरत के कलेक्टर जयप्रकाश शिवहरे भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हो रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर दास जो कमिश्नर है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इसके अलावा मिस्टर परेश पटेल जो प्रेसिडेंट है साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के। साथ ही के शर्मा जी जो CEO है सूरत डायमंड इंस्टीट्यूट के। और दिलीप भंडारी साहब जो राजहंस ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, तो सवाल यह है कि कैसे सूरत को एक भविष्य का शहर बनाया जाए। हमने इंडस्ट्री की बातें सुनी और हमने ये जाना कि काफी सारे इश्यूज उनको लगते हैं। सबसे पहले मैं पाटिल साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज को लगता है कि सूरत को वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिलेगा क्योंकि इस शहर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूरत के लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं जिससे सूरत आने वाले दिनों में एक फ्यूचर सिटी कहला सके? किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले, इसके बाद इस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि सूरत के जो लोग हैं वो पूरी मेहनत के साथ जो करते हैं उसकी वजह से उनको मिलता है और बाकी के लोगों को ईर्ष्या जरूर होती है, मगर सूरत ने पहले से कुछ ना कुछ नया करने का उनके मन में होता है और टेक्सटाइल में होगा या डायमंड में होगा, कुछ ना कुछ नया करते हैं। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो इसी के लिए यहाँ इतने कॉर्पोरेट भी नए आकर बसे हैं कि जो उनको सूरत अच्छा लगता है। तो आप सूरत को कैसे जानोगे? टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानोगे, डायमंड से नाम से जानोगे या जो बाकी इंडस्ट्री है उसके नाम से जानोगे? ये भी एक मुश्किल काम हो गया है। यानी उसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से जो होता है तो इसका एक फायदा सूरत शहर के लोगों को जरूर मिलता है। मगर आज जो सूरत शहर जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है तो उसके अंदर पूरे देश के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आने की वजह से ये हो पाया है। मगर बेसिकली जो सूरत के लोगों ने जो उनकी एक, मैं कहता हूँ कई बार सूरत के लोगों के बारे में कि सूरत का जो कोई भी आदमी है वो अगर हाथ लंबा करता है, वो आगे बढ़ाता है तो देने के लिए बढ़ाता है, लेने के लिए ये पहली मानसिकता है। और इसकी वजह से कोई क्राइसिस आती है, जैसे कोई पूर आ गया, प्लेग आ गया, अर्थक्वेक आया, तो हाँ पूरे देश के सभी लोग वो कोई ना कोई बाहर से मदद की अपेक्षा करेंगे, मगर सूरत के लोग आज तक कभी बाहर की अपेक्षा नहीं करेंगे। वो पूरी ऐसा टाइम में भी वो पूरा खुद जो जरूरत है वो यहीं से इकट्ठा हो जाएगा और उस टाइम में बाहर के लोगों को भी मदद करने की उनकी एक मानसिकता होती है और उसी के वजह से सूरत आगे बढ़ रहा है। और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ जो अधिकारी भी आए उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी वो भी अच्छी तरह से अभी मिल गई। एक टाइम ऐसा था कि सूरत को कहते थे कि गंदा शहर है, आज उसको सेकंड सिटी जो क्लीन सिटी का एक विरोध भी यहाँ के लोगों की वजह से ही वो मिल पाया। तो एक बड़ा अचीवमेंट इसके अंदर है। मैं तो कहता हूँ कि सूरत एक ऐसा शहर है कि जो टेक्सटाइल के अंदर करीब करीब 10 लाख लोगों को काम देता है, डायमंड के अंदर करीब करीब 10 से 12 लाख लोगों को काम देता है। सबसे ज्यादा जो कॉर्पोरेट यहाँ जो सेक्टर है यहाँ पर पूरे देश में अगर कोई एक सिटी में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सूरत शहर के अंदर है। ऐसा कोई शहर नहीं है कि जो अपने आप अपने बलबूते पर ये 20 से 25 लाख लोगों को, आदमी की बात कर रहा हूं तो उसके जो फैमिली है तो वो तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतने लोगों को जो काम देता है अपने बलबूते पर, कोई इसके अंदर दूसरी योजना नहीं होती, फिर भी ये उसकी सूरत की ताकत है और इसके लिए वो हकदार है। जो मिलता है उसके अंदर किस्मत की बात नहीं है, उसका काम की बात है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि अब तक सूरत ने हमेशा दिया है, इन्होंने कभी मांगा नहीं है, लेकिन शायद अब हम इस मकाम पर आ गए हैं कि सूरत को भी मांगने की जरूरत है ताकि यहाँ के लोगों को और कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करने की जरूरत हो। यहाँ पर कलेक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी,
कई सारे लोग हर रोज सूरत आते हैं नौकरी की तलाश में, नई एस्टैब्लिशमेंट्स लगाने के लिए। कंजेशन हो रहा है, सिटी में ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है। आप कैसे डेवलप कर रहे हैं आप इस शहर को, चाहे वो आप आगे आउटस्कर्ट्स को ज्यादा डेवलप करने की बात करें, किस तरह के रिफॉर्म्स पर आपकी कोशिश होगी ताकि इस शहर को और समेटा जाए और ऑफ कोर्स यहाँ पर डेवलपमेंट भी उसी बड़े पैमाने पर हो जितनी दूसरे शहरों में हो रही है, या फिर गुजरात के अहमदाबाद हो या फिर गांधीनगर जैसे शहरों में हो रही है? एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैंने 4 दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट की नीति है कि जो शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है उनको बेटर वे में, प्लान्ड वे में किया जाए, और इसमें सूडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी लिमिट्स को एक्सपेंड किया गया है। हाउसिंग के लिए सरकार का एक मेजर फोकस रहा है, EWS या जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो उसको एक मेजर फोकस रहा है। गवर्नमेंट ने लैंड लॉज को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, लैंड में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं जिनकी वजह से जो लैंड हैज बिकम ए वेरी प्रीशियस रिसोर्स, सो लैंड इज मेड अवेलेबल टू द पीपल, बिकॉज इफ देयर इज लिटिगेशन, देयर इज डिस्प्यूट इन द लैंड, then nobody benefits. So government is very conscious about this aspect, and in last few years government has taken a lot of steps to give a clean title to the people so that people don't have difficulty, and people land is available for all kind of projects, infrastructure, housing and industrialization also. राइट भंडारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। चूंकि लैंड की बात हो रही है, रिफॉर्म की बात हो रही है, कई लोग इस शहर में आते हैं, इस बारे में बात हो रही है, जाहिर तौर पर चैलेंज बढ़ता है शहर के रियल एस्टेट का, क्योंकि लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए जमीन की या रियल एस्टेट की जरूरत है, लोगों को रहना है, उनके लिए घर चाहिए, उसके लिए जरूरत है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सूरत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री तैयार है इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? सुमित्र, मैं आपका क्वेश्चन वहां से शुरू करूंगा चैलेंज से। ये सूरत की तासीर रही है किसी भी चैलेंज को बहुत ताकत से लड़ने की, और हमारे बहुत एक जाने माने गुजराती कवि की एक मैं लाइन गुजराती में बोल के आपका मैं आंसर दूंगा। गमता ने करिए गुलाल, गमता ने गुंजे न भरिए। जैसे पाटिल साहब ने बोला कि जो हमको अच्छा लगता है हम सब में बांटते हैं, हम अपने जेब में नहीं डालते हैं, ये तासीर रही है सूरत की। तो जो आपने बोला कि ये चैलेंजेस कि हम रियल एस्टेट की जो डेवलपर्स है वो तैयार है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि जितने भी डेवलपर्स है दे आर रेडी, क्रेडाई सूरत इज रेडी, राजंस देसाई जैन ग्रुप इज रेडी फॉर फेसिंग द चैलेंजेस। हम अफोर्डेबल हाउसेज बना रहे हैं, अफोर्डेबल फ्लैट्स बना रहे हैं, उसी के साथ हम लग्जरियस फ्लैट्स भी बना रहे हैं। हम दोनों कैटर सेगमेंट्स जो सोसाइटी के उसको कैटर करने के लिए पूरे सक्षम है उसके लिए। और जितने भी लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट हो रहे हैं, यहाँ पे लेबर फोर्स आ रही है, उसके लिए नए नए जो टीपीज डेवलप हो रहे हैं, प्रशासन की जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत सराहनीय है, ताकि बहुत अच्छी तरह से हम उसके हाउसिंग जो नीड है उसको हम कैटर कर सकें। तो आप कह रहे हैं आपने भी काम शुरू कर दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग का, लेकिन दास साहब यहाँ पर कंजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, खासतौर से सूरत सिटी के अंदर ट्रैफिक की समस्या है, उससे एसएमसी कैसे जूझ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तरकीब होनी चाहिए ताकि कंजेशन ना हो, इंडस्ट्री आसानी से इन एंड आउट कर सके, जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट बाहर का है और अंदर का भी वहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने और सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। एक तो आउटर रिंग रोड यहाँ बनाने जा रहे हैं हम, जो शहर के चारों तरफ एक नया रोड लोगों को मिलेगा, और उसके दोनों तरफ हम जमीन भी उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को, ताकि वह मकान बन सके, एक्टिविटीज हो सके। उसके अलावा हम टाउन प्लानिंग स्कीम के द्वारा पूरे शहर में हम जमीन उपलब्ध करवा रहे हैं, अलग अलग एरिया में इंडस्ट्री आ सके, कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो सके, वैसा काम कर रहे हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम बड़े तौर पे BRTS से काम कर रहे हैं, करीब करीब 1,500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं BRTS पे। और इसके अलावा मेट्रो का काम भी हम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू करें मेट्रो काम भी। उसके अलावा भी रोड ट्रांसपोर्ट सरल हो, उसके लिए हमने काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं। इसकी हमने स्टडी करवाई है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हमने बनवाया हमने, और उसके तहत हम कई सारे नए ब्रिज और फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुत सारे नए रोड बना रहे हैं, एक मिडिल रिंग रोड बना रहे हैं हम। तो हम ट्रैफिक की समस्याओं के लिए काफ़ी सजग हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है, राज साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा वापस कि रोड ट्रांसपोर्ट पे हालांकि अब आप काम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभी तक नदारद है। BRTS आपने शुरू किया है, मैं ये आपसे ही समझना चाहूंगा कि कब तक ये समझ में आएगा? क्योंकि जितना समय मैंने सूरत में बिताया, मैंने ये देखा कि यहाँ 2 व्हीलर्स बहुत चलते हैं,
यहाँ पर लोगों के पास चूंकि अच्छा पैसा है तो लोग गाड़ी खरीदते हैं, सड़क पर चलाते हैं, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। अगर आप बंबई से आ रहे हैं और अगर आप जो मेन रास्ता है और वो पकड़ के शहर में घुसते हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है शहर के अंदर आने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे निपटने के लिए क्या आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? क्या आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप पार्किंग फीस बढ़ाएं ताकि लोग अपनी गाड़ियां खुद कम निकालें? क्या आप पब्लिक में ज्यादा प्राइवेट सरकारी पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो अगर वो अपनी गाड़ी या स्कूटर्स निकाल के आते हैं? तो 2 चीजें बताऊंगा मैं। एक आपने बात की एंट्री में काफी टाइम लगता है, तो सूरत के 2 एंट्री पॉइंट है, एक कामरेज से जो लोग अहमदाबाद से आते हैं, बड़ौदा आते हैं, और एक कपोदरा से जो बॉम्बे तरफ से आते हैं। हम दोनों रोड को 6 लेन कर रहे हैं, काम जस्ट शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा सर्विस लेन अलग बना रहे हैं हम, ताकि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो अलग हो जाएगा। इसके अलावा हम सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और BRTS बहुत जल्दी शुरू हो रहा है हमारा। मैंने कहा 1,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं हम, उसका पहला फेज बहुत जल्दी शुरू होगा। चूँकि बसेस अच्छी होंगी, एयर कंडीशन होंगी, अच्छी क्वालिटी वाली होंगी और लेटेस्ट होंगी, तो नेचुरली काफ़ी लोग उसमें शिफ्ट होंगे। और पार्किंग के लिए भी हमने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। बहुत सारे पार्किंग लॉट्स जो मल्टी-स्टेज पार्किंग है वो बनाया हमने और बना भी रहे हैं। बहुत सारे रोड को वाइड कर रहे हैं, और ट्रैफिक जो इंटरनल सिटी में ट्रैफिक है वो इतना जैसा बता रहे हैं आप उससे बेहतर है, लेकिन जरूर एंट्री पॉइंट पे कंजेशन है और उसके लिए हमने एक्शन लिया है हमने, और मेट्रो के होने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। चलिए, तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है जो सूरत के लोग झेलते हैं रोजाना, जिससे थोड़ा 2-4 होते हैं, उससे सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत सारा काम चल रहा है। क्योंकि ये हम भी मानते हैं कि अगर किसी शहर को फ्यूचर सिटी होना है तो वहां पर आम लोगों की लाइफ आसान होनी चाहिए। अगर आम आदमी ट्रैफिक की परेशानी से ही झेलता रहेगा तो फिर वो कैसे प्रोडक्टिव काम कर पाएगा ताकि शहर को आगे ले जाया जा सके। खैर, ये तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन इंडस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस हैं और उससे निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है, और इंडस्ट्री खुद क्या कर रही है और सरकार से क्या उम्मीद कर रही है। हमारे स्टीम पैनल से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सूरत एक उभरता हुआ शहर है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल और डायमंड का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। फूड प्रोसेसिंग की भी बात हुई, जहाँ पर कई सारी यूनिट्स लगाने की कोशिश की जा रही है और उस पर आगे हम उम्मीद करते हैं जब हम अगली बारी आए कुछ अच्छा काम भी हो चुका होगा। हमारे साथ सूरत के कई सारे लोग बैठे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यहाँ के सरकार से जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जो एक अंदाजा दे रहे हैं कि सूरत की तस्वीर आगे और बेहतर बनाने के लिए, इसको और चमकता हुआ देखने के लिए, एक पूरे हीरे की तरह क्या कुछ कोशिशों की जरूरत है और कहां पर वो शुरुआत हो सकती है। परेश पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप गुजरात चेंबर से एसोसिएटेड हैं। आपके लिए इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर काफी सालों से हो गई है, टेक्सटाइल है या फिर डायमंड वाली यूनिट्स जो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर इस समय फेस हो रही है इस इंडस्ट्री को अपना और कारोबार बढ़ाने के लिए, और आपको क्या लग रहा है वो पहला क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? ऐसा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ बहुत फूली फली है। डायमंड इंडस्ट्री इज ऑल्सो डूइंग वेल। टेक्सटाइल का फिगर ऐसा है कि हर रोज के 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा सूरत में बनता है, और उनका बेसिक यूज जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसका इंटरनेशनल मार्केट मिले, और व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट वी ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी। अभी हमारे पास सिर्फ एक फ्लाइट एयर इंडिया की आ रही है और एक स्पाइस जेट से फ्लाइट आ रही है, उनसे कनेक्शन हमें मिल रहा है दिल्ली और बॉम्बे का। हम चाहते हैं कि सूरत से निकला हुआ व्यापारी सुबह दिल्ली पहुंचे अर्ली मॉर्निंग, और नॉर्थ का पूरा काम खत्म करके शाम को दिल्ली की फ्लाइट से वापस सूरत आ जाए, क्योंकि उनको सूरत रुकने से करीबन सूरत से दिल्ली पहुंचने में और दिल्ली से नॉर्थ काम खत्म करके वापस आने में 1 दिन का समय बहुत है, क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग का टाइम मिल सकता है, 2-3 पार्टी को कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा कनेक्शन वी हैव बीन ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे पूरा साउथ को कवर करता है।
सो वी हैव वन फ्लाइट इन द मॉर्निंग टू मुंबई, वहाँ से वो साउथ में जा सके, साउथ के बहुत सारे सेंटरों को कवर करके वापस आ सके। क्योंकि ये जो 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा जो पूरे इंडिया में जाता है, वो सब व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से सूरत आते हैं, और पेमेंट का शेड्यूल हो, नए ऑर्डर्स का शेड्यूल हो, उनके लिए कभी ना कभी तो जाना पड़ता है, और ये टाइम बहुत कंज्यूम होता है। क्योंकि अभी जो फैसिलिटी हमको मिल रही है उसमें दिल्ली के लिए रात को ट्रेन है, वो सुबह में वहाँ पहुँचती है, सुबह काम करो वापस दूसरे, तो 3 दिन का शेड्यूल निकल जाता है। तो कनेक्टिविटी इज मस्ट, और उसके लिए वी हैव बीन टॉकिंग विथ इंडिगो। जैसे इंडिगो इज हैविंग फ्लाइट बिटवीन बॉम्बे टू दिल्ली, करीबन 26 फ्लाइट्स उनके पास हैं। हम उनकी इंसिस्ट यही कर रहे हैं कि एक हमको फ्लाइट आप सुबह की बॉम्बे से सूरत होकर दिल्ली ले लीजिए, जो बॉम्बे और दिल्ली के बीच में जा रही है, और दिल्ली की बॉम्बे की जो फ्लाइट है उनको बोल रहे हैं कि रात की एक फ्लाइट आप दिल्ली से सूरत होकर बॉम्बे लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वी गेट अ कनेक्शन। तो एक एयर कनेक्टिविटी का जो एक इश्यू है, बाद में हम अभी तो नेशनल कनेक्टिविटी मिल जाए, बाद में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो स्पाइस जेट है, देन वी हैव द इंडिगो पीपल, एंड वी आर टॉकिंग विद द जेट एयरवेज ऑल्सो। तो आपने अपने चेंबर लेवल पर ये टॉक शुरू कर दी है ताकि उनको भी एक अंदाजा लगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो चाहता है ये सुविधा यूज करना। हम इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। हम ये जो कंपनी है उन सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि पर डे 250 करोड़ रुपए का सिर्फ कपड़ा सूरत से उसका बिजनेस हो रहा है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड, तो डायमंड का तो फिगर आप सुनोगे तो इमीडिएट सब कंपनीज बोलेगी कि हमको सूरत से फ्लाइट्स चालू करनी है। हम चाहते हैं कि दिस माइट बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एनी कंपनी हु वांट टू एंटर सूरत एज अ डेस्टिनेशन। 45 लाख लोग हैं यहाँ पर। साहब ने बताया कि करीबन 25 लाख लोग तो ऑलरेडी डायमंड और टेक्सटाइल में ही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि बिजनेस कितना है। तो बिजनेस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट जो कोई भी कंपनी है उनको सपोर्ट ये मिलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हमें जो अभी इमीडिएट ये एयर कनेक्टिविटी मिलती है तो बहुत अच्छा बिजनेस हम चाहते हैं कि अगर हमको एटलीस्ट 3-4 कंपनी सूरत को अगर एयर कनेक्टिविटी में जोड़ लेते हैं तो हम आप फ्यूचर सिटीज में सिर्फ सूरत का नाम बोलोगे और किसी का बोल ही नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया। शर्मा साहब, मैं क्योंकि डायमंड की बात हो रही है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, कनेक्टिविटी की बात हमने बिल्कुल की और पहले भी हम जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, लेकिन इस समय एक और बड़ा इशू है जो चाहे डायमंड हो या टेक्सटाइल हो, वो लेबर की प्रॉब्लम से जूझ रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इंडस्ट्री ने कोई इनिशिएटिव लिए हैं कि वो यहीं के लोगों को ट्रेन कर सके, यहाँ जो गुजरात के लोग हैं या फिर जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें ट्रेन करके इतना इक्विप कर सके कि वो यहीं रुके? क्योंकि अभी हो ये रहा है कि लेबर आता है और फिर वो एक समय के बाद, एक सीजन के बाद चला जाता है, जिससे जाहिर तौर पर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। शर्मा साहब से आपसे पूछा था। देखिए, डायमंड इंडस्ट्री का एक अपना इंडिविजुअलिज्म है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसका स्टैटिस्टिक सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। वो 1,20,000 करोड़ का लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था यहाँ से, उसका 75 to 80% यहीं से होता है। अब इतने बड़े इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि सरकार को एकदम अब कदम लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ भी है। मैं 84 से इससे जुटा हूँ, इस इंडस्ट्री से। ट्रेनिंग के मामले में भारत सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन वो हाफ हार्टेड जैसा लग रहा है, क्योंकि सूरत में कम से कम 6 लाख आर्टिजन्स जुटे हैं। हम प्रैक्टिकल चलते हैं एकदम, उसका 80% भी ले लें तो इतने लोगों को ट्रेन करना कोई एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं। माना हुआ एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं डायरेक्टर काफ़ी 27-28 वर्ष रहा, लेकिन वहाँ भी सीमित ये फैसिलिटीज़ है। उसको वास्ट स्केल पर देना ये सरकार का काम है। जैसा हमसे पहले भट्टाचार्य जी बोल रहे थे कि एक इंडस्ट्री का काम अकेला नहीं है, इसमें सरकार की ज़रूरत है हेल्प की। बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए जिसमें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, टेलर मेड कोर्सेज से लेकर के बड़े कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा, PhD तक हम दें। ऐसा कोई फैसिलिटी सरकार ने क्रिएट नहीं किया है। मैं गुजारिश करूँगा इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कि ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब अभी पिछले 3 महीना में हालांकि थोड़ा स्लम्प रहा है, फिर भी 30,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। अब परेश भाई जो इन्होंने कहा, हमारे बगल में बैठे हैं, कनेक्टिविटी की सख्त ज़रूरत है, एकदम सख्त ज़रूरत है। आप एक खाली ड्रीम कर लीजिए कि सूरत से सीधा
ईयर जाती है, न्यूयॉर्क जाती है, तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे डायरेक्टली। बिल्कुल, वहाँ की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ठक्कर साहब आपको मैं अब यहाँ लाना चाहूँगा, बिकॉज एजुकेशन ट्रेनिंग आप तो मामले में एक्सपर्ट हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मांग पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज की जरूरत है हमारे सूरत को। क्या आपको लगता है कि कटिंग पॉलिशिंग के डिप्लोमा जैसी कोई चीज या उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज हमारे यहाँ सूरत में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इस सिटी में है, तो इंडस्ट्रीज के साथ में एजुकेशन का जो जुड़ाव होना चाहिए वो बहुत कम दिखाई देता है। डायमंड इंडस्ट्रीज जो है, तो डायमंड के ऊपर रिसर्च वर्क हो इस यूनिवर्सिटी में और आने वाले समय में रिसर्च वर्क करके कुछ नयापन इंडस्ट्री को दे, वो यूनिवर्सिटी की खुद की एक जिम्मेदारी भी बनती है। तो मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आने वाले अगले समय में यूनिवर्सिटी सूरत की जो वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसमें ऐसे कोर्सेज डेवलप किया जाए और इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी में बुला के और यूनिवर्सिटी खुद इंडस्ट्री में जाके उनकी क्या जरूरियात है उसका अभ्यास करके इंडस्ट्री को जो चाहिए वो देने के लिए मैन पावर तैयार करें। इनफैक्ट यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं, हमारे दर्शक विनीत मौजूद हैं। पूछे विनीत। हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सूरत को एक फ्यूचर सिटी की तरह देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का हमारा ध्यान है ताकि हम फ्यूचर ब्रेन प्रोवाइड कर सके, फ्यूचर लीडर दे सकें यहीं से। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा है या तो बिल्कुल एलीट स्कूल्स हैं चाइल्ड एजुकेशन के मामले में, या फिर बिल्कुल एडेड स्कूल्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। तो किस तरह से वो मिड लेवल स्कूलिंग सिस्टम हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ठक्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ौदा जब मैं लास्ट टाइम गया तब मैंने ये देखा कि वहां पर महाराजी सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं जिससे लोग आकर्षित हों उनकी तरफ और एजुकेटेड हों, जाहिर तौर पर जिसकी जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने न केवल सरकार बल्कि बड़ौदा के लोगों से सहयोग मांगा है। मैं जानना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम को शहर के दायरे में रहते हुए ही कैसे और बेहतर किया जा सकता है, जो विनीत जानना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर सिटी बन सकें हम। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि पिछले कई सालों से आप उनका एक इतिहास देखें तो पहली दफा सूरत में और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने समाज को हिस्सेदार बनाया है और यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा के बारे में सोचे, इतना सीमित उनका अर्थ हमने नहीं रख के समाज में जो कुछ भी बुराइयां है वो दूर हो, समाज में जो कुछ भी अच्छा है वो कैसे बढ़े, उनके बारे में एक सोच पहली दफा इतने सालों में यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है। तो जन भागीदारी की जो बात हो रही है, तो पहली बार यूनिवर्सिटी में समाज यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो अभ्यास करने के लिए आते हैं वो छोटे छोटे तौर पे कैसे काम करें। जैसे अभी बता रहे थे हम डायमंड इंडस्ट्री के बारे में, तो एक आदमी ग्रेजुएट होकर चला जाता है कोई इंडस्ट्री में, हीरा उद्योग में जाके एक कर्मचारी के तौर पे 5, 10, 15 हज़ार में काम करता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरी ये सोच है कि इसमें बदलाव आए। जो पत्थर को तराश के हीरा बनाता है उनके हाथों में भी कभी हीरा आए, ये केवल छोटा कर्मचारी बन के न रह जाए, वो छोटी अपनी खुद की भी एक इंडस्ट्री शुरू करे। तो उसके बारे में हम क्या सोचे, तो ये अगर समाज के ओर से भी, इंडस्ट्री की ओर से भी कोई सुझाव आएगा तो मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसके बारे में तैयार है। पाटिल जी, आपका यहाँ पर क्या इनपुट रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी इनिशिएटिव लेना चाहती, क्योंकि आखिर में ये लोग आकर वहीं पर काम करेंगे। क्या सरकार ऐसी कुछ स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर, ताकि यहाँ के यूथ को ट्रेन किया जाए और इक्विप किया जाए? गुजरात सरकार ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। अलग अलग जो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है
तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो ITI नई शुरू की, उसके अंदर जो ट्रेड नए शुरू किए हैं, जो आज के टाइम में उसकी ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरह। जैसे एक आदिवासी क्षेत्र में मांगरोल, यहाँ एक तालुका प्लेस है, वहाँ पर ड्राइवर के लिए ITI में ट्रेड बनाया है और वहाँ इतने अच्छे ड्राइवर आते हैं कि जो अधिकारी है वो भी चाहते हैं कि वहाँ से जो तैयार हुआ जो ड्राइवर हमें मिले तो हम सेफ चले, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सब सेफ्टी रहती है। तो इस तरह से जो रिक्वायरमेंट नई नई आती है, उस तरह से गुजरात सरकार ने उसके अंदर पूरा प्रयत्न किया है और वो आगे उसके अंदर चल रहे हैं। मैं तो हमारे VC साहब को इंटरनेशनल फकीर बोलता हूँ कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं। उन्होंने आके आज तक के जो VC है उनसे सबसे ज़्यादा फंड उन्होंने सूरत शहर में से इकट्ठा किया, करोड़ों रुपये में इकट्ठा किया है। मैं जो आपको पहले भी कहा ना कि सूरत की जो रिक्वायरमेंट है तो दूसरी ओर नहीं देखेगा, सूरत में से वो पैसा हो जाता है। तो गेम के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनाया है, उसका एक अद्यतन स्टेडियम भी वहाँ बन रहा है। तो एजुकेशन के लिए भी जो गुजरात के यहाँ नहीं थी, गुजराती भाषा का नहीं है तो ना तुम्हारे गुजराती भाषा का डिपार्टमेंट ही नहीं था हमारे गुजरात में, इस यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो इस साल ही गुजरात सरकार ने हमें तोहफे के दौर पे हमें ये दिया है। बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये समझना होगा कि वो कहाँ से जुड़े हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, गुजरात से जुड़े हैं। और जाहिर तौर पर भाषा समझना बहुत जरूरी होता है अपनी तरक्की के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप किस तरफ से आए हैं, आपकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने भी लिया है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। इफ आई कैन एड व्हाट पटेल साहब इज सेइंग, ठाकुर साहब इज सेइंग, गुजरात सरकार ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड नंबर ऑफ ITIs और पॉलिटिक्स खोले हैं, कुछ नए कोर्सेज शुरू किए हैं। जैसे स्कोप के द्वारा बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन का ज्ञान दिया जाए, एम्पावर के द्वारा कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए, नगर पालिका और कॉरपोरेशन एरियाज हैं वहाँ उम्मीद योजना के द्वारा उनको जिन ट्रेड्स में ज़रूरत है, जो उनके डे टू डे यूज में आने वाले, जिनसे उनको गेन एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। और इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे कोई सजेशंस होंगे कि इस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हमारे पास काफ़ी स्कोप है, हम उन चीज़ों को शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट सूरत पे जितना समय मैंने बिताया है हरदा, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बहुत काम कर रही है। हर वार्ड में एक लाइब्रेरी है जहां पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो बहुत कम शहरों में होता है। तो एजुकेशन की तरफ काफ़ी काम जाहिर तौर पर यहाँ पर सूरत वालों ने किया है। लेकिन कोई भी जब शहर फ्यूचर सिटी की तरफ बढ़ता है, बनने की तरफ बढ़ता है, तो उसका दायरा बड़ा होता चला जाता है। सिर्फ एक शहर में रहते हुए उसको फ्यूचर सिटी कहना शायद मुमकिन ना हो। तो अब सूरत को एक ट्विन सिटी बनाने की बात चल रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नवसारी तक बढ़ाया जाएगा। उन सब प्लान्स पर बात करेंगे और साथ ही किस तरह से वहां आसपास के लोगों की का डेवलपमेंट होगा और सूरत की ग्रोथ में उसका क्या योगदान होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम सूरत में आज पहुंचे हैं और चर्चा हो रही है कि सूरत में ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो इसे बना रही है फ्यूचर सिटी। जैसे ब्रेक से पहले सौमित्र खुद बता रहे थे कि जब भी किसी भी शहर का विकास होता है उसके आसपास इलाकों में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कि सूरत को ट्विन सिटी बनाया जाए, नवसारी से जोड़ा जाए, क्योंकि वहां तक भी शहर फैला है, वहां पर भी कई सारे एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे हैं। पाटिल साहब, ये फिलहाल प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है और कब तक हम देखेंगे कि नवसारी सूरत वो ट्विन सिटी, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद एक ट्विन सिटी और काफी एस्टैब्लिश्ड ट्विन सिटी है, उस मकाम तक पहुंचेगी? ट्विन सिटी का प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो हमारे जो गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है। उन्होंने कहा कि कभी शहर में जो बड़ा है सूरत का तो ऊंचा गया है, उसको अभी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है कि जो तापी नदी जो शहर से आ रही है तो उसको एक मर्यादा आ जाती है और सूरत के उस पार, नदी के उस पार जो रांदेर अडाजन का जो एरिया था वो कॉरपोरेशन ने टीपी जो नहीं वहाँ डेवलप की है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है। कुछ साल पहले जब यहाँ बाढ़ आई थी तो ऐसा लगता था कि अडाजन विस्तार का वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा और ज़मीन के भाव गिर जाएंगे। मगर मुझे आश्चर्य है खुद को कि कैसे हुआ कि आज वहाँ भाव डबल से भी ज़्यादा भाव हो गए हैं। तो इसके लिए उन्होंने भी उस टाइम नरेंद्र मोदी साहब खुद आए थे और जब भी उन्होंने आइडिया रखा था कि इसको ट्विन सिटी बनाकर नवसारी को साथ में जोड़ना चाहिए। और वो जो प्लान बना है
उसके अंदर अभी जो नवसारी का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है रोड से, मगर अगर जो तैयार हो जाएगा तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होना एक बहुत बड़ी बात है। BRTS जो अभी सचिन तक जा रही है तो उसके बाद वो नवसारी तक जा सकती है। जो मेट्रो ट्रेन का भी जो आइडिया अभी कमिश्नर साहब ने बताया वो भी नवसारी को जोड़ने का ही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है सचिन में वो यहाँ से 20 किलोमीटर है और नवसारी से भी 15 किलोमीटर है। और नवसारी से आजू बाजू के जो विलेज है वहाँ के लोग, कोई अकाउंट में आता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर में आता है, कोई टेलीफोन ऑपरेटर में आता है, कोई ना कोई एक्साइज क्लार्क होगा, यानी वहाँ के जो युवा यहाँ पर काम करने के लिए आता है उसके लिए एक ट्रेन की व्यवस्था कम पड़ती है। बाय रोड वो आ नहीं सकता क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर ये उसको ट्विन सिटी बन जाएगी तो वहाँ उसके रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अभी कमिश्नर साहब ने रिंग रोड की बात की, मगर उन्होंने बताया नहीं कि रिंग रोड कैसा बन रहा है। वो 300 मीटर का रोड है, 24 ट्रैक होंगे उसके अंदर, 12 आने के लिए 12 जाने के लिए। तो ये कल्पना कीजिए आपके सूरत शहर की रिक्वायरमेंट है वो इससे बढ़ रहा है कि उसको इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट खड़ी होगी कि उसको 300 मीटर का रिंग रोड बनाना पड़ रहा है। और उसके बाद गुजरात सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट रखा कि उसको रोड के दोनों साइड 1-1 किलोमीटर रेसिडेंशियल जोन डिक्लेयर कर दिया। तो इतनी बड़ी जगह लोगों को रहने के लिए उपलब्ध हो गई। यानी सस्ता मकान अगर किसी को बनाना है, अप डाउन नहीं करना है, तो वहाँ वो मकान खरीद सके, सस्ते भाव में खरीद सके और ये जो बिल्डर्स है वो वहाँ अच्छा तरह से डेवलप कर सके, उस तरह का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये जो नवसारी ट्विन सिटी एक गुजरात के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श जैसा प्रोजेक्ट बनेगा। और यहाँ के जो लोग हैं, इंडस्ट्री के लोगों को जो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई लेबर कम होते हैं या उसको स्किल लेबर नहीं मिल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये गांव से आना नहीं चाहते, क्योंकि वो थोड़ा भौगोलिक स्थिति की वजह से उसको थोड़ा awkward पड़ता है। मैंने कहा कि नवसारी से आजू बाजू के गांव से आने वाले लोगों को पहले बस में नवसारी आना पड़ता है, फिर वहां से ट्रेन में आना पड़ता है, फिर वहां से सचिन जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है या कोई दूसरी व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो उसको उसके पगार में ये संभव नहीं है। राइट। दास साहब, मैं आपको रहना चाहूंगा यहाँ पर। जाहिर तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बड़ा रोल होगा इसमें, और एक फ्यूचर सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि हमें प्लानिंग आने वाले समय के हिसाब से करनी है। आज जो पॉपुलेशन है 40-45 लाख, हमें आगे की बात करनी है। आज से 20 साल 25 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी, उस लिहाज से ये ट्विन सिटी प्रोजेक्ट में किस तरह की हेल्प SMC कर रही है इस समय? सिटी के फ्यूचर के लिए ध्यान रखते हुए हमने ऑलरेडी जो सिटी का जो एरिया था 112 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको 2006 में बढ़ाकर 326 किलोमीटर कर दिया है। उसके बावजूद नवसारी तक सिटी का विस्तार हो, सिटी फैल सके, हमने ट्विन सिटी का एक, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक घोषित भी किया है ये, और उसके लिए हमने कंसेप्चुअल प्लान बना दिया है। हमने एक बड़े अच्छे स्तर के कंसल्टेंट को रखकर हमने, और इस जो प्लान है हमारा 2 कंपोनेंट है, उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट प्लान है। उसके अलावा लैंड यूज पैटर्न जो तय किया उसमें हमने कि लोग कहाँ रहेंगे, इंडस्ट्री कहाँ आएंगी, कि जब विकास होगा तो जाहिर तौर पे काफ़ी लेबर्स भी आएंगे, लोग भी रहने आएंगे, तो उसकी भी प्लानिंग की हमने। और सूरत का जो डेवलपमेंट प्लान है 2014 में नया बन रहा है, मैं चेयरमैन हूँ सूडा का। हमने सरकार को एक प्रपोजल भी भेजा है हमने कि नवसारी के साथ विकास करने के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए, सेपरेट अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सूरत नवसारी ट्विन सिटी, और वो विचाराधीन है। बहुत जल्दी से फैसला होगा और काम शुरू हो जाएगा। पटेल साहब, इससे इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से ये नवसारी को जोड़ने की बात हो रही है, तो पाटिल साहब ने अभी बताया कि वर्टिकल ग्रोथ जब भी कोई सिटी का होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में बेनिफिट ये होता है कि जो प्राइस होते हैं, ज़मीन के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं वर्टिकल ग्रोथ में, क्योंकि जगह ही नहीं है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे। अभी प्राइस को अगर कंट्रोल करना है और कॉमन पीपल कैन एडजॉर्न इन दिस पर्टिकुलर एरिया, उनको अगर जोड़ना है तो उनके लिए नवसारी तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। नवसारी से क्या होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है इंडस्ट्री का, मेन सचिन है, पलसाना है, वो सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो इंडस्ट्री बहुत सारी वहाँ लगी हुई है। जब वो सिटी में से एक आदमी सचिन तक पहुँचता है, उसी समय में वो नवसारी से सचिन आ सकता है, जो 10 किलोमीटर का बेस कम हो जाने की वजह से, क्योंकि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर उसको आना है तो सेम डिस्टेंस इज बीन गेटिंग फ्रॉम अडाजन टू सचिन, तो
तो दो सेपरेट जगह मिल जाएगी डेवलप करने के लिए लोगों को। तो स्किल लेबर्स और जो पीपल है जो जहां नवसारी से रुक के यहाँ आते हैं उनको कॉस्ट लिविंग बहुत कम पड़ेगा कंपेयर टू सूरत। तो वो जो चीज़ है, एक तो इंडस्ट्री को बेनिफिट ये मिलेगा कि हमको ज़्यादा उन एरियाज में ज़्यादा निवेश कर रही है। या वहीं उसी एरिया में इंडस्ट्री ज़्यादा है, सचिन है, देन पलसाना है, इज टोटली डेवलप फॉर द इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो नवसारी से वो नज़दीक पड़ेगा और कॉस्ट उनकी कम लगेगी, उनको एक्सपेंस भी कम लगेगा, तो इंडस्ट्री को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमको भी देखना है ना कि प्रोडक्शन के लिए वी ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दी कॉस्ट। तो जैसे हमको स्किल लेबर सस्ते मिलेंगे तो इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। तो सूरत नवसारी जो ट्विन सिटी प्रोजेक्ट है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, जाहिर तौर पर न सिर्फ आम लोगों को मदद मिलेगी बल्कि इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होने वाला है। लेकिन इस सबसे सूरत वालों के मन में जो एक छोटा सवाल है वो ये कि जिसकी बात यहाँ पर पाटिल साहब ने भी की और यहाँ पर दास साहब भी कर रहे हैं, प्राइसेस को लेकर। प्रॉपर्टी की प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाएंगी और उसकी वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि जो आम लोगों का घर खरीदने का सपना है वो उनके बजट के बाहर चला जाए। लेंगे हम लोगों के ही सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब इसी मुद्दे पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में आज हम पहुंचे हैं सूरत और हमारे सूरत पर जो चर्चा हो रही है उसका आखिरी पड़ाव आ चुका है। हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि क्या चुनौतियां हैं, इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कहां मौके हैं, लेकिन अब विचार क्या है, अब विजन क्या है, सोच क्या है हमारे अधिकारियों की, लोगों की, ताकि इस शहर को फ्यूचर सिटी बनाया जाए। उस पर पहुंचने से पहले, जो ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे ट्विन सिटी बनाने वाले हैं हम लोग सूरत और नवसारी को आने वाले दिनों में, उसको लेकर हमारे एक दर्शक के मन में बहुत ही अच्छा सवाल आया है। निकुंज पटेल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सूरत में हाउसिंग के प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं और उसके लिए जो रियल बायर्स है उसके परचेसिंग पावर से बाहर जा रहे हो, तो उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? भंडारी साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा यहाँ बीच में, क्योंकि आप तो इस पूरे इंडस्ट्री के वेटरन हैं। एक बड़ा सवाल ये होता है जब आप डेवलपमेंट होता है किसी शहर में, जब बहुत तेजी से बातें आगे बढ़ती हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो आम जेन्युइन बायर होता है वो उस चक्कर में पिस जाता है। कैसे आप इनके सवाल का जवाब देंगे कि इस प्राइसेस क्या ये स्पेक्युलेटिव हैं या ये प्राइसेस एक्चुअली इतनी बढ़ रही हैं, और या फिर अगर ऐसा कोई आदमी लेना चाहता है तो क्या उसे सूरत के बाहर का रुख करना होगा? निकुंज की बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूं कि अभी जो एक सेगमेंट है जिसको बिलो मिडिल क्लास बोला जाता है उसके लिए थोड़ा ये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे जेन्युइन रीज़न ये है कि जो कच्ची ज़मीन है वो इतनी महंगी हो गई है और उसके ऊपर लेबर एंड के मटेरियल्स जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ें मिला के देखा जाए तो जो एक रेडीमेड यूनिट आपके पास जो आता है वो इतना चीप नहीं है कि वो एफोर्डेबल हो एक बिलो मिडिल क्लास के लिए। या अलग अलग पॉकेट के अलग अलग चीजें होती है। सब लोग एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहां पे सारी एमिनिटीज अवेलेबल हो, तो वहां पे ऑटोमेटिक दाम बढ़ते हैं वहां पे। अगर मैं आपके सवाल पे आऊँ तो क्या किया जाए, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि ऐसे आवास बनाए जाए, गवर्नमेंट की ओर से ऐसी कुछ पहल हो जाए, पीपीपी मॉडल पे ऐसा कुछ बनाया जाए कि जहाँ पे ऐसी जो क्लास है, जो सोसाइटी की सेगमेंट है, उसको एक चीप रेट पे या एफोर्डेबल प्राइस पे उसको रहने के लिए मकान मिले। यहाँ पर इनफैक्ट सौमित्रा, आप विजन की बात कर रहे थे कि यहाँ से आगे सूरत को किस तरह से हम देखेंगे, तो कलेक्टर साहब क्योंकि दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं यहाँ पर, बताइए कलेक्टर साहब आपके क्या प्लान्स होंगे, आप कैसे विजुलाइज कर रहे हैं सूरत को अगले 5-10 सालों में, कितनी चेंजेस होंगे और वो क्या विजन के साथ आप आए? देखिए, जैसे शुरू में ही प्रोग्राम में कहा गया था कि सूरत इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। और सूरत इज़ ए ट्रूली कॉस्मोपोलिटन सिटी। यहाँ पे गुजरात के सभी 26 जिलों से और कहा जाए तो भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यहाँ पे जिस टाइप का पोटेंशियल है और जिस ढंग से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ट्विन सिटीज़ की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा इशू जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सिटी में, उसके लिए बहुत अच्छे से सरकार द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं, बहुत अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी हो, उसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ही सजग है। ट्रांसपेरेंसी बहुत सारी चीज़ों में लाई गई है, टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ सालों में सूरत एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है, क्योंकि बॉम्बे में लोग बहुत जाना चाहते हैं, वहाँ स्कोप नहीं है।
और गुजरात का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो बॉम्बे में रहता है, आई थिंक दे विल प्रेफर टू शिफ्ट टू सूरत एंड आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर सूरत। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है और इसीलिए हम भी मानते हैं कि सूरत जो है वो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया है। ठक्कर साहब, एक बहुत अच्छा आंकड़ा मुझे पता लगा और वो बहुत मन को खुश करने वाला है, और वो ये कि जितने जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। सूरत में रफली 5 लाख रुपए साल के कमा लेते हैं यहाँ के लोग, एक एवरेज है ये फिगर। यानी इसका मतलब ये कि उनके खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, यानी उसका मतलब ये कि उनके एस्पिरेशन ज्यादा है। मैं, चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, आपने सोसाइटी को समझा है, मैं आपका एक विजन समझना चाहता हूं कि कैसे इस एस्पिरेशन को पूरा किया जा सकता है। चूंकि लोग अब कमा ज्यादा रहे हैं, वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं, किस तरह से, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट पार्टीज हो, मिलकर एक आम आदमी के इस एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। हमारे गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी ने कहा है कि यंत्र और तंत्र के बीच में जो मंत्र है वो गायब हो गया है। तो पहला तो हमें पहले ये करना चाहिए कि जो मंत्र है, मानवता का मंत्र है, वो कैसे हम ला सके। आपने पैसे के बारे में बताया, मैं कई बार ये बोलता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे घर में रेडियो सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, पर ये सब सेट के बीच में बैठा हुआ इंसान जो है, जो आदमी है, वो अपसेट रहता है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। तो पैसा उनको मिले, लोगों को सालाना इनकम उनकी बढ़े, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर पैसे के साथ में जीना कैसे है वो सीखे, वो उससे भी ज्यादा महत्व की बात है, मैं ये मानता हूं। और यूनिवर्सिटी का, क्योंकि शिक्षा के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि कैसे जिया जाए जिंदगी को, वो भी लोगों को सिखाया जाए। यानी आदमी हैप्पी रहेगा तभी वो एक सिटी को फ्यूचर सिटी बना पाएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट फ्यूचर सिटी के इस श्रृंखला में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कई सारे इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी हाल ही में लाई गई है। पाटिल साहब, आप भी उस पैनल पर थे, तो वो किस तरह से पूरी शक्ल बदलने वाला है सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज तक बढ़ी है, उसके अंदर सरकार की मदद बहुत कम रही है। मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने आप में उनकी जो मौलिकता थी उसके ऊपर ही बढ़ी, मगर अभी अभी गुजरात सरकार ने उसके अंदर जो स्कीम रखी है, और टेक्सटाइल पॉलिसी पहली बार गुजरात सरकार ने डिक्लेयर की है, और उन्होंने जो उनको बेनिफिट दिया है, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री अगर कोई नहीं डालता है तो उसको 7% तक इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी, जो वीविंग इंडस्ट्री में भी 5% तक सब्सिडी मिलेगी, उसको 1 रुपया जो है उसको एनर्जी में या लाइट बिल में 1 रुपये की राहत मिल जाएगी पर यूनिट। तो ये जो डाइंग प्रिंटिंग में भी उसको 5% इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी। तो पहले जो सब्सिडी का या राहत बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ करते थे, एक पहले बनी थी टफ की योजना बनी थी, और उसके अंदर करोड़ों रुपये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ होने के बावजूद सबसे कम पैसा यहाँ आया। तो फिक्र बोलता है, तो पैसा गया कहाँ? मैंने तो कहा था लोकसभा के अंदर के जो नरेगा का बड़ा जो कौभांड चलता है, अभी जो कोयले का चलता है, और ये सबसे बड़ा टफ का कौभांड कभी बाहर आने वाला है। मगर यहाँ एक्चुअल जो यूजर है उसको जो 5%, 7% जो इंटरेस्ट में जो सब्सिडी मिलने वाली है, उससे उनको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि सीधा उसको उसके अकाउंट में वो जमा हो जाता है। और महाराष्ट्र में भी एक योजना बनी थी कि वहाँ कहा था कि 1 रुपये में पावर देंगे, और यहाँ कहा है कि हम 1 रुपया यूनिट पे कम लेंगे, मगर यहाँ 24 घंटा पावर मिलेगा, वहाँ पावर आता नहीं है। और इसके लिए गुजरात के और सूरत के कई लोगों ने महाराष्ट्र के बॉर्डर में नवापुर में जाकर यूनिट डाले, मगर वहां जाकर उनको पावर नहीं मिलने से जनरेटर डालना पड़ा, और वहां सर्वाइव नहीं हो पाए तो उनको वापस आना पड़ा। तो यहाँ जो है जो एस्टेब्लिश है उसको ही ज्यादा मदद करने की एक योजना ये इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो पॉलिसी बनी है। आपने देखा है, आपका क्या असेसमेंट है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से रिवाइव हो पाएगी, एक नई पिक्चर देखने को मिलेगी? नहीं, नई पिक्चर इस तरह से देखने को मिलेगी कि नॉर्मली अभी जो कपड़ा सूरत में बनता है वो सिर्फ ग्रे या डाइड और प्रिंट होके हम बेच देते हैं। जब हम वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एंड यूज में जाएगा।
अभी जब गारमेंट पार्क के लिए जो फैसिलिटी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सरकार ने जो अभी अप टू 7% इंटरेस्ट सब्सिडी डिक्लेयर की है, उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि जो कपड़ा सूरत में बनता है, हम जो बात करते हैं हर बार फिगर बहुत बड़ा होता है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ मीटर कपड़ा पर डे, उसमें से अगर हम 25% कपड़े को भी अगर गारमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो तो बहुत बड़ा मुनाफा है। क्योंकि अगर गारमेंटिंग में बेनिफिट ये है कि समझो 12, 13, 14% की इंटरेस्ट से लोन मिलती है, उसमें से सरकार अगर 7% हमको बाद दे देती है तो 7%, 5 से 7% के बीच में वो रेशियो में अगर पैसा हमको यूज़ करने को मिले तो वो बेनिफिट है। और उसमें अगर हम गारमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो फैब्रिक को, तो वो उससे भी बड़ा फायदा है। क्योंकि कपड़ा बिकता है हमारा 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मीटर के दाम से, और गारमेंट जो बिकता है उसकी कॉस्टिंग होती है 550 से लेके 5000 तक की। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है जो ट्रेडर्स को मिलता है, जो गारमेंट रिटेलर्स को मिलता है, वो बेनिफिट हमको सीधा मिल सकता है। राइट, तो काफी हद तक बेनिफिट होगा इस नई पॉलिसी के बाद भी। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं जो हमने देखा सूरत को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बना सकता है। लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग कनेक्टिविटी है। जी हाँ, कनेक्टिविटी, और उम्मीद करते हैं अगली बारी हम रोड से नहीं बल्कि एक फ्लाइट लेकर आए बॉम्बे से जब हम लौटेंगे। लेकिन शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली बारी जब सूरत पहुंचेंगे जरूर एक फ्यूचर सिटी होगी, भविष्य का शहर रहेगा। जल्दी आइए, जल्दी आएंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।